नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है बेटों को सबक। अपने पिता से बंटवारे में सुई तक का हिसाब करने के बाद उनको अकेला छोड़ दिया। तीन तीन बेटे होने के बाद भी किशोर प्रसाद जी और उनकी पत्नी को खुद ही खाना बनाना पड़ता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। तीन बेटों को जन्म देने के बाद भी इतना था कि दोनों पति पत्नी आराम से अपने जीवन को चला सके। कमी थी तो बस इतनी सी कि उनसे बोलने वाला कोई नहीं था। सुबह सुबह किशोर प्रसाद जी और उनकी पत्नी मंदिर चले जाते हैं। दोपहर में मंदिर के पट बंद होने को होते हैं, तब घर वापस आते हैं। 12 से 1 और 2 बजे तक बुढ़िया खाना पीना और चौका बर्तन निपटाती थी। 4 बजे तक आराम करते और फिर 4 से 7 बजे तक मंदिर में जाकर बैठ जाते। किशोर प्रसाद जी हमेशा अपनी पत्नी को कहते हैं, भले ही तुम मुझे एक दिन पहले मरो, पर तुम ही मरना, क्योंकि यदि मैं पहले मर गया तो यह तेरी औलादे तेरी बहुत बुरी दशा कर देंगे। वह मंदिर में पूजा नहीं करते, बस एक दूसरे से घर गृहस्थी की बातें करते थे। उनके 3 बेटे और तीनों बेटे के 4-4 औलादे थी, पर किशोर प्रसाद जी के लिए सब बेकार ही थे। एक दिन पत्नी रात को सोई तो फिर कभी उठ ना सकी। किशोर प्रसाद जी ने बहुत आवाज लगाई, तब तीनों बहू बेटे नीचे उतरे। किशोर प्रसाद ने कहा, तुम लोगों की अम्मा नहीं रही। बड़ी बहू बोली, पिताजी और कितना जिंदा रहती, 90 वर्ष की तो हो गई थी। इस उम्र में भी ना जाती तो कब जाती। किशोर प्रसाद जी ने बेटे बहू से कहा, अरे रो तो लो, तुम लोग भरा पूरा परिवार है, पर तुम किसी की आंखों में एक आंसू भी नहीं है। बीच वाली बहू बोली, पिताजी रोना नहीं आ रहा तो कहाँ से रो ले, हमसे जबरदस्ती तो ना रोया जाएगा। किशोर प्रसाद जी ने कहा, 4 लोग इकट्ठा होंगे तो लोग क्या कहेंगे। कितना बड़ा परिवार है, पर माँ को रोने वाला एक भी नहीं है। किशोर प्रसाद जी दुखी होकर खूब रोए। उनके रोने पर पोते पोतियों सहित बहू बेटों ने उनकी खूब खिल्ली उड़ाई। 13वीं में किशोर प्रसाद जी ने ब्राह्मण का भोज कराया और खूब दान भी दिया, पर तीनों बेटों ने एक पैसा भी नहीं खर्च किया। सबसे छोटी बहू बोली, पिताजी सब अम्मा पर ही लुटा दोगे, कुछ अपने मरने के बाद का इंतजाम करके रखो। हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि आपके मरने पर खर्चा उठा सके। किशोर प्रसाद जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप सुनते रहे। 3 दिन भी ना बीता था कि किशोर प्रसाद जी भी ना रहे। 3 दिन अपने कमरे में मरे पड़े रहे, पर किसी को पता नहीं चला। पता भी भला कैसे पड़ता, कोई उनके कमरे में ही ना जाता था। बुढ़िया के मरने के बाद किशोर प्रसाद जी को किसी ने एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा। मंदिर का पंडित एक दिन दोपहर में आया और बड़ी बहू से पूछा, बाबूजी 4 दिन से मंदिर नहीं आ रहे हैं, उनकी तबीयत तो ठीक है ना। बड़ी बहू ने उनका कमरा खोला तो बहुत तेज बदबू आई। तब पंडित जी ने कहा, लगता है इनको मरे 3-4 दिन हो गए हैं। पूरे शहर में पंडित ने ढिंढोरा पीट दिया कि किशोर प्रसाद जी 3 दिन से मरे पड़े रहे। बेटे बहू ने देखा तक नहीं। किशोर प्रसाद जी शरीर से भारी थे। दूसरा, उनके कमरे से बहुत बदबू आ रही थी। तीनों संतानों में से कोई भी उनके कमरे में जाने को तैयार नहीं थी। सभी परिवार के लोग अपना अपना मुंह रुमाल से ढककर खड़े थे। बड़े पोते ने कहा, यार दादाजी 3 दिन से मरे पड़े हैं, क्या बता नहीं सकते थे कि मरने जा रहा हूँ। तभी सड़क पर नगर पालिका का जमींदार बीच वाले लड़के को दिख गया। उसने उससे कहा, जरा पवन पिताजी को कुर्सी सहित बाहर घसीट। पवन ने कहा, साहब बहुत बदबू आ रही है कमरे से, मैं आपको 1000 रुपए लूंगा। 1000 का नाम सुनते ही तीनों लड़के मुंह बनाकर अलग हट गए। तभी समाज के लोगों ने घर के बाहर भीड़ लगाना शुरू कर दिया था। किशोर प्रसाद जी का बड़ा नाम था शहर में, बड़े आदमी जो थे, इसीलिए
पूरा शहर ही कुछ देर में उमड़ पड़ा। बाहर की हलचल देखकर घर वालों ने सोचा, अब तो बदनामी हो जाएगी। अगर एक भी बाहर का आदमी अंदर आ गया तो बड़े पोते ने जुगाड़ लगाया और एक बड़ी रस्सी का फंदा बनाकर किशोर प्रसाद जी को कुर्सी में फंसा दिया। उस फंदे से कुर्सी के साथ साथ किशोर प्रसाद जी के शरीर को भी जकड़ लिया था। अब आसानी से तीनों लड़के और किशोर प्रसाद जी के पोते उस कुर्सी को घसीटते हुए बाहर खुले आंगन में ले आए। इसी बीच किशोर जी की तीनों बहुएं रूम फ्रेशनर लेकर कमरे में घुसकर छिड़काव करने लगी। उसी के साथ साथ अम्मा जी की अलमारी भी खोल दी। तीनों बहुओं ने मिलकर लूट खसोट चालू कर दी। अम्मा जी के जेवर का डिब्बा भारी भरकम था। साथ में 5 लाख नगद भी निकल आए थे। तीनों लोग धक्का मुक्की कर ही रहे थे कि बाहर खड़े लड़के अपनी अपनी पत्नी से कह रहे थे, धक्का मार और अपने कब्जे में सारा सामान ले ले। धक्के करने में जेवर और 5 लाख रुपए जमीन पर गिर गए। जमीन पर जगह जगह किशोर जी ने मल मूत्र त्याग रखा था। शायद वह कमजोरी की वजह से बाथरूम तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। नोटों में गंदगी लग जाने के बाद भी उन तीनों औरतों ने छीना झपटी बंद नहीं की। जिनके हिस्से जो आया बटोर लिया। आंगन में किशोर जी को कुर्सी से नीचे पटक दिया। फिर बॉडी परफ्यूम का छिड़काव चारों तरफ करके पूरा परिवार चारों तरफ से उनको घेर कर बैठ गया। बाहर तक आवाज चली जाए इसीलिए तीनों औरतें घूंघट की आड़ में चीखने लगी, अरे पिताजी, कुछ दिन तो सेवा करा लेते बहू से, इतनी भी क्या जल्दी थी। अभी तो अम्मा जी को 1 महीना भी नहीं हुआ पिताजी। अरे पिताजी, अभी तो अम्मा जी ठीक से पहुंच भी ना पाई होगी, अभी तो रास्ते में ही होगी। और अब आप भी चले गए। बड़े पोते ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, यह आप क्या कह रही हैं? कम से कम सोचिए तो, आप क्या बोल रही हैं? बड़ी बहू ने अपना घूंघट उठाकर लड़के की तरफ देखकर बोला, चुप कर, पहले जाकर गेट तो खोल। लड़के ने गेट खोला तो बाहर के सभी लोग आंगन में आ गए। सबको अंदर आता देख पूरा परिवार घड़ियाली आंसू बहाने लगा। अंतिम संस्कार में होने वाले खर्च में बड़ी मुश्किल से तीनों ने अपना धन खर्च किया। तेहरवी में भी सिर्फ लकीर पीटी गई। अब तीनों परिवार अपने अपने कार्य में लग गए। पिता द्वारा दिया गया व्यवहार बड़े जोर शोर से निकल पड़ा था। बड़े लड़के ने अपने तीनों बेटे और एक बेटी की शादी बड़े बड़े खानदानों में करी थी। किशोर प्रसाद जी के 2 छोटे बेटे विदेश में अपने बच्चों के साथ रहने लगे थे। वह कभी कभी भारत आते तो बड़े भाई के यहाँ ना रहकर होटल में रुकते थे। आपसी मतभेद तो था, पर समाज को दिखाने के लिए सब एक थे। अब तो छोटे भाइयों ने आना जाना भी बंद कर दिया था। जब तक बच्चों की शादी ब्याह होता रहा, तब तक आना जाना बना रहा। किशोर प्रसाद जी का बड़ा बेटा बहू भी अपनी उम्र के 60 वर्ष पूरे कर चुके थे। तीनों लड़कों ने पिता का बिजनेस संभाल रखा था। प्रकाश, किशोर प्रसाद जी का बड़ा बेटा, अब बीमार रहने लगा तो बेटे आपस में झगड़ा करने लगे। तो प्रकाश ने तीनों का बंटवारा कर दिया। कुछ धन अपने पास रखा कि कभी कभी बेटी आती है तो उसको देने के लिए लड़कों से ना मांगना पड़े। प्रकाश का बहुत बड़ा घर था, उसी में तीनों बेटे और खुद पति पत्नी रहते थे। घर अभी भी प्रकाश के नाम ही था। दोनों छोटे भाइयों को पैसा देकर घर अपने नाम कर दिया था। इसी बात को लेकर प्रकाश के तीनों बेटों ने अपनी अपनी रसोई अलग कर ली थी। शुरू शुरू में प्रकाश और उसकी पत्नी छोटे बेटे के साथ भोजन करते थे। एक दिन छोटी बहू ने ऐसा ताना मारा कि प्रकाश और उसकी पत्नी को बीच वाले लड़के के यहाँ भोजन करना पड़ा। लेकिन वहां भी अधिक दिन उनकी खातिरदारी नहीं हो पाई, तो अब बड़े बेटे का ही सहारा बचा था। तो वह दोनों बड़े लड़के के साथ रहने लगे। चलने फिरने में जब प्रकाश और उसकी पत्नी असमर्थ हो गए तो उनका भोजन इस कमरे में आने लगा जिसमें कभी किशोर प्रसाद जी रहा करते थे।
कुछ दिन तक तो बहू भोजन देने नीचे आती थी। बाद में यह काम नौकर करने लगा। जब नौकर गांव चला जाता, तब प्रकाश और उसकी पत्नी को बहुत कष्ट होता था। बहू खुद कभी भी खाना देने नहीं जाती थी, बल्कि घर में एक पालतू बिल्ली थी, काफी समझदार। उसके गले में टिफिन टांग देती, तो वह बिल्ली प्रकाश के कमरे में टिफिन पहुंचा देती। जब तक वह लोग भोजन नहीं कर लेते, तब तक बिल्ली वहीं बैठी रहती। जूठा टिफिन जब तक प्रकाश की पत्नी बिल्ली के गले में नहीं टांगती, तब तक वह एकटक उनको देखती रहती। प्रकाश और उसकी पत्नी ने जब बेटे को बताया कि बिल्ली हम लोगों का भोजन लेकर आती है, वह बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। बेटा गुस्से से बोला, मम्मी, जुबान को कंट्रोल में रखकर बात किया करो। वह बिल्ली नहीं है, मेरी बेटी जैसी है। हम दोनों के कोई बच्चा नहीं है, तभी तो हम उसे बेटी जैसा मानते हैं। आज के बाद कभी उसको बिल्ली नहीं कहना। थोड़े दिन में हम लोग उसके लिए उस जैसा ही दामाद लेंगे और उसका विवाह करेंगे। इसीलिए तो बिल्ली नहीं, अपनी पोती समझिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बिल्ली नहीं, आपकी पोती आपकी सेवा कर रही है। इतना हड़काने के बाद वह ऊपर चला गया। प्रकाश की पत्नी ने दोनों हाथों से माथा पीटते हुए कहा, करम फूट गए हमारे। अब यही दिन देखने को रह गया था कि बिल्ली को पोती समझे। प्रकाश ने अपने बेटे बहू के बारे में जब अपनी बेटी को फोन करके बताया, तो वह बहुत दुखी हुई। पर बेटी की मजबूरी यह थी कि वह स्वयं एक संयुक्त परिवार की बहू थी, इसलिए माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकती थी। लेकिन वह अपने माता पिता से अक्सर मिलने आ जाया करती थी। आज रविवार था, तो बेटी और दामाद दोनों ही प्रकाश से मिलने आ गए थे। जैसे ही वह कमरे में घुसी, तो उसको अजीब सी गंध आई। पापा जी, यह कैसी बदबू आ रही है आपके कमरे से? बेटी, बिल्ली ने गंदगी कर रखी है 3 दिन से, पर तेरे भाई भाभी ध्यान ही नहीं देते। तेरी माँ ना जाने कितनी बार कह चुकी, पर यह लोग सुनते ही नहीं। मैं जरा भी खड़ा होता हूँ तो चक्कर आते हैं। तेरी माँ की सांस फूलती है, इसलिए यह भी नहीं ऊपर नीचे जा सकती हैं। तभी गले में टिफिन लटकाए बिल्ली कमरे में आई। प्रकाश ने उसके गले से टिफिन निकालकर एक तरफ रख दिया। आरती प्रकाश की बेटी के पास आ गई। तब तक धूम हिलाकर आरती का स्वागत करती रही, जब तक आरती ने उसके सर पर हाथ रखकर उसकी सहला ना दिया। प्रकाश ने बताया, बस इसी तरह रोज हम लोगों का खाना आता है। अब जब तक हम लोग खाना खाकर टिफिन इसके गले में नहीं डाल देते, तब तक यह यहीं बैठी रहेंगी। बेटी का कलेजा बैठ गया। यह सुनकर दिल भी खूब रोया, पर आंखों के आंसुओं को बेटी इसलिए पी गई कि माता पिता को तकलीफ होगी। आरती ने बिल्ली से कहा, जा भाभी को बुला कर ला। आरती की बात सुनकर वह सरपट ऊपर भागी और थोड़ी ही देर में अपनी मालकिन का दुपट्टा मुंह में दबाकर मालकिन को घसीटती हुई प्रकाश के कमरे में ले आई। अपनी ननंद को अचानक देखा तो उसके होश उड़ गए। खिसियाते हुए बोली, अरे दीदी, आप? और नंदोई के पैर छूने लगी। बस करो भाभी, यह झूठा दिखावा ना करो तो ही बेहतर होगा। आरती ने अपनी भाभी को झिड़कते हुए कहा, क्या तुम्हारे मायके में भी तुम्हारे माता पिता को बिल्ली ही खाना पहुंचाती है? थोड़ी बहुत तुम में शर्म है या बेचकर खा गई? इस कमरे में बिल्ली की गंदगी के कितनी बदबू आ रही है। जरा बैठकर देखो 5 मिनट इस कमरे में। तुम अपने सास ससुर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? यकीन नहीं होता मुझे। तुम अच्छे परिवार की लड़की हो। भगवान ना करे कल को तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारी भाभी ऐसा करे जैसा तुम कर रही हो, तो तुम्हें कैसा फील होगा? वह अपनी ननंद की बातों को बहुत देर बर्दाश्त करती रही। जब उसे लगा
कि अब तो पानी सर के ऊपर जा रहा है, तो कमरा छोड़कर भागने लगी। तभी बिल्ली ने उसके कुर्ते को अपने मुंह में दबोचकर रोक लिया। ऐसा लग रहा था मानो वह आरती से कह रही हो कि इसको और चार बातें सुनाओ। लेकिन वह अपना कुर्ता छुड़ाकर वहां से चली गई। अपने पति को तीन की तरह लगाकर बहन के खिलाफ भड़का दिया। बहन भाई में काफी बहस हुई, पर नतीजा यह हुआ कि भाई ने धक्का मारकर बहन को घर से निकाल दिया। प्रकाश ने अपने पास की जितनी भी जमा पूंजी थी, सब कुछ बेटी को देकर यह कहा कि अपने ससुराल के नजदीक कोई किराए का मकान देख ले, हम लोग वहीं रह लेंगे। यह सब देख सुनकर प्रकाश का बेटा बोला, अभी के अभी निकलिए यहाँ से। प्रकाश ने कहा, मैं नहीं, तू निकल अभी के अभी मेरे घर से। यह घर आज भी मेरा है। जो मेरी और पत्नी की देखरेख करेगा, यह घर भी उसी का होगा। इतना शोर सुनकर प्रकाश के दोनों छोटे बेटे भी आ गए। सबसे छोटा बेटा बोला, वाह पापा जी वाह, आपने तो दादा दादी की सेवा करके उन्हें निहाल कर दिया था। बेचारे की अर्थी तक उठाने में चंदा लिया था तुम तीनों भाइयों ने, और हम लोगों से उम्मीद करते हो कि हम लोग आपकी सेवा करें। इतना जलील होने के बाद आरती ने सारे जेवर और पैसा पिता के ऊपर फेंक दिया। सारा जेवर और पैसा जमीन पर बिखरे देखा, जो कि बिल्ली की गंदगी में भी मिल गया था। प्रकाश की तीनों बहुएं और बेटे उस पैसे और जेवर पर टूट पड़े। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों में खूब घमासान हुआ। बिल्ली की गंदगी सबके कपड़ों और मुंह पर लग गई थी। तीनों भाई और उनकी पत्नियां एक दूसरे से कह रहे थे, धक्का मार धक्का मार। बिल्ली के म्याऊं म्याऊं कर आफत कर दी। आरती रोते हुए वापस चली गई। जिसको जो रुपया जेवर मिला बटोर लिया, पर सबके मुंह पर बिल्ली की गंदगी लगी थी और नाखूनों के खरोंच के निशान सबके चेहरों पर साफ नजर आ रहे थे। अब तक बिल्ली जो टिफिन दे जाती थी, वह भी बंद हो गया। प्रकाश और उनकी पत्नी कई कई दिन भूखे रहने लगे। पानी पीकर दोनों जिंदा थे। बूढ़े शरीर कब तक पानी पीकर जिंदा रहते। एक दिन प्रकाश की पत्नी ने प्राण त्याग दिए। जब लड़कों ने अपने पिता के रोने की आवाज सुनी, तो सब के सब नीचे आ गए। प्रकाश अपनी पत्नी को पकड़कर खूब रो रहे थे, पर बेटे और बहुएं के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। प्रकाश रोते रोते बोला, अरे कोई तो मेरी बेटी आरती को फोन कर दो, कम से कम वह तो अपनी माँ के लिए रो लेगी। तुम लोग तो निर्दय हो। बड़ी बहू बोली, आपको भी दादाजी ने कहा था, तुम लोगों की माँ मरी है, रो लो। आप कितना रोए थे, हम लोगों से छिपा नहीं है। तीनों बेटों ने मिलकर अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया। माँ के अंतिम संस्कार के लिए तीनों मुकर गए। बीच वाली बहू ने एक चिट्ठी लिखी, मैं कांति देवी प्रकाश की पत्नी मरणोपरांत अपने शरीर को दान करना चाहती हूँ। मेरा जिला अस्पताल प्रशासन से निवेदन है कि मेरा मृत शरीर किसी भी घर वाले को अंतिम संस्कार के लिए ना दिया जाए। प्रकाश कांति देवी का पत्र पढ़कर सब खुश हो गए। सब उसको शाबाशी दे रहे थे। वाह मंजली वाह, कमाल कर दिया, 10-20 हजार रुपए बचा लिए तूने तो। प्रकाश अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी ना कर पाए। बेटे बहू ने अंतिम संस्कार में होने वाले खर्च को बचाने के चक्कर में अपनी माँ का मृत शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। आरती को खबर भी नहीं कि प्रकाश रोता रह गया कि उसकी बेटी आरती को बुला दो, पर लड़कों ने एक न सुनी। 10 दिन के बाद जब बेटी को पता चला कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो वह छटपटाकर रह गई। प्रकाश को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपने माता पिता के साथ क्या किया था। यह उसी का नतीजा था। प्रकाश अब एकदम अकेला पड़ गया। पत्नी के मरने के बाद वह और ज्यादा बीमार रहने लगा। बेटे बहुओं को जब फुर्सत मिलती, एक कटोरे में सुबह शाम की बची रोटी को एक कटोरे में तोड़कर उस पर दाल डालकर
प्रकाश जी के कमरे की चौखट पर खिसका देते। प्रकाश जी खिसक खिसक के चौखट के पास जाते और बासी दाल रोटी खाकर अपनी भूख मिटाते। कल तक शहर का सेठ कहलाने वाले प्रकाश जी की दशा भिखारी जैसी हो गई। शरीर पर गंदे कपड़े, बने हुए सफेद बाल और दाढ़ी, बड़ी बड़े नाखून और नाखूनों में भरी गंदगी। ना जाने वह कितने दिनों से नहाए नहीं थे। प्रकाश अगर अपने को शीशे में देखता तो शायद पहचान भी ना पाता। एक दिन आरती सुबह सुबह घर आ गई और उसने अपने तीनों भाइयों से कहा, पापा को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन ले जाने से पहले पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा करके उनको बताना चाहती हूँ कि जिस पिता की जायदाद पर तीन तीन बेटे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हीं के पिता उन्हीं के घर में एक भिखारी से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। बल्कि इसे जीना नहीं कहते, वह तो घुट घुट कर मर रहे हैं। समाज को पता तो चले कि शहर के इस रईस बाप के रईस बेटे अपने बाप को कितने सुख चैन से रखे हुए हैं। आरती की खरी खोटी सुनकर तीनों लड़कों की हालत खराब हो गई। आरती और उसके पति ने मिलकर प्रकाश को स्नान कराया, उसके कमरे की साफ सफाई करी और भाइयों को आगाह किया कि या तो पापा आज से ऊपर तुम लोगों के साथ रहेंगे या तो मैं साथ में लेकर जाऊंगी। अगर मैं लेकर गई तो इस शहर को बताकर जाऊंगी, जैसा कि अभी मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ। तुम तीनों भाई अपनी अपनी बीवियों के साथ सलाह कर लो। मैं आज शाम तक पापा के साथ ही रहूंगी। तुम सब शाम तक सलाह करके मुझे बता देना। बहन के द्वारा दी गई चेतावनी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी लोग बहन के पास जाकर बोले, पापा हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग ही पापा की देखरेख करेंगे। यह कहते हुए बड़े लड़के ने प्रकाश जी को उठाया और सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा। लड़की और दामाद इस शाम चले गए। 3 दिन प्रकाश जी के ठीक से गुजर गए। चौथे दिन सभी के प्लान के हिसाब से प्रकाश जी को रांची के पागल खाने में छोड़ने जाना था। शहर के डॉक्टर से बड़े बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मम्मी के जाने के बाद पापा कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। पूरे घर में उपद्रव कर रहे हैं। सामान फेंकना, कपड़ों में ही गंदगी करना, और तो और अब रात को उठ जाते हैं और किचन की गैस जला देते हैं और पूरी रात उसके सामने बैठे रहते हैं। कभी कभी पूरी रात साबुन से हाथ धोते रहते हैं। इतना ही नहीं, घर में बिल्ली है, उसका खाना खा लेते हैं। यह सब क्या है डॉक्टर साहब? मेरे पापा जी को क्या हो गया है? यह कहते कहते वह घड़ियाली आंसू बहाने लगा। डॉक्टर मेहरा प्रकाश जी के पारिवारिक डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि चलो मैं देख लेता हूँ। लड़का बोला, नहीं डॉक्टर साहब, आप रहने दीजिए। आज सुबह से घर में 2 लोगों का सर फोड़ चुके हैं। आज सुबह ही मेरी मिसेज को सीढ़ियों से धक्का मार के नीचे गिरा दिया। गनीमत रही कि उसने अपने आप को संभाल लिया। इतनी बुरी हालत है और तुम मुझे अब बता रहे हो? डॉक्टर मेहरा ने उससे कहा, अब तुम इनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में दिखा दो, मैं रेफर कर देता हूँ। तुम मरीज को रांची ले जाओ। लड़के को यही तो चाहिए था। नहीं डॉक्टर साहब, मैं पापा जी को वहां नहीं भेज सकता। वह कोई पागल थोड़े ही हैं। फिर यहाँ के लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने पिता को पागल खाने भेज दिया। तुम्हें लोगों की परवाह है पर पिता की नहीं। जिस हिसाब से तुम प्रकाश की हालत बता रहे हो, उस हिसाब से तो प्रकाश पूरी तरह पागल हो चुका है। तुम लोगों की परवाह छोड़कर उसको आज ही लेकर जाओ। लड़के के चेहरे पर जो चमक थी वह किसी विजेता से कम नहीं थी। हो भी क्यों ना, डॉक्टर मेहरा ने बातों का गोल्ड मेडल जो दे दिया था। सभी लोग बहुत खुश हो गए। आज रात को ही प्रकाश जी को रांची के पागल खाने ले जाने के लिए तीनों बेटे और बड़ी बहू गाड़ी में प्रकाश के साथ बैठ गए। रास्ते भर प्रकाश जी अपने बेटों से अच्छी अच्छी बातें करते हुए जा रहे थे।
लड़कों ने उसे बताया कि वह उनको दिल्ली इलाज के लिए ले जा रहे हैं। पर जैसे ही रांची आया, वैसे ही बहू बोली, ना दिल्ली ना मुंबई, आपको रांची के पागल खाने में भर्ती कराने ले जा रहे हैं। बहुत अति करते हैं ना आप, इसीलिए। पागल खाने का नाम सुनते ही प्रकाश जी चिल्लाने लगे, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। जैसे कि हर पागल कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, पर उसकी कोई नहीं सुनता। प्रकाश जी पूरी गाड़ी में छटपटाहट करते रहे, पर जवान लड़कों के मजबूत हाथों ने बूढ़े शरीर को बिना ताकत लगाए ही रोक रखा था। गाड़ी पागल खाने के प्रांगण में खड़ी थी। प्रकाश जी तेज तेज चल रहे थे। बड़ा बेटा रिसेप्शन पर गया और डॉक्टर मेहरा का पर्चा दिखाते हुए एडमिशन फीस देकर आगे डॉक्टर के रूम में गया। थोड़ी ही देर में 3-4 वार्ड बॉय ने प्रकाश जी को दबोच लिया। प्रकाश जी रोते रह गए, छटपटाते रह गए, मैं पागल नहीं हूँ। प्रकाश जी को रोता बिलखता छोड़ पूरा परिवार वापस आ गया। पूरे शहर वालों से, बिरादरी से और रिश्तेदारों से यही कहा गया कि पापा बहन के यहाँ गए हैं, वहीं रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। प्रकाश जी को अपने किए की सजा मिल रही थी। जैसा उसने अपने माता पिता के साथ किया, उससे भी कहीं ज्यादा उसको भुगतना पड़ रहा था। तो पागल ना होते हुए भी पागल खाने में वो बंद था। एक दिन कोई अपने मरीज से मिलने आया तो प्रकाश जी ने उसको अपनी बेटी का फोन नंबर देकर प्रार्थना की, इस नंबर पर फोन लगाकर मेरी बेटी से बात करा दो। मैं पागल नहीं हूँ, पर मेरे बेटे बहू मुझे यहाँ पागल करार करके भर्ती करा गए हैं। बस एक बार आप मेरी बेटी से बात करवा दीजिए। बेटी की आवाज सुनते ही प्रकाश जी फपक पड़े। प्रकाश जी ने सारी बातें बता दी। बेटी से पिता की पीड़ा बर्दाश्त न हुई। वह इस समय अपने पति के साथ रांची के लिए निकल गई। दूसरे दिन जब वह अपने पिता को अपने घर लेकर आई, तो प्रकाश जी ने वकील बुलाकर अपनी कोठी अपनी बेटी के नाम कर दी और साथ ही जीते जी अपना शरीर भी मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया। एनाटॉमी विभाग सारी प्रक्रिया की गई। गवाह के तौर पर बेटी और दामाद ने हस्ताक्षर कर दिए। लड़की ने भाइयों को लताड़ लगाते हुए कोठी को खाली करने का आदेश दिया। साथ में यह भी कहा कि पापा अपने तीनों लड़कों को अपनी कोठी संख्या 15 को बेदखल करके अपनी बेटी के नाम करते हैं। अब तुम लोगों के पास बहुत कम समय है। मेरी कोठी को 3 दिन के अंदर खाली की जाए। यह नोटिस तैयार हो गई है। पापा जी मेरे साथ हैं। जिनको तुम पागल बनाकर रांची में छोड़ आए थे, वह एकदम स्वस्थ हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पापा हमेशा स्वस्थ रहें। पापा जी की लंबी उम्र हो। वह जब तक इस दुनिया में हैं, तब तक मेरे साथ ही रहेंगे। और मुझे पापा की कोठी का भी लालच नहीं है, क्योंकि पापा चाहते हैं कि वह एक बड़ा वहां पे धर्मशाला बने। इसलिए 3-3 दिन में कोठी खाली की जाए, वरना सारा सामान सड़क पर फेंक दिया जाएगा। पापा ने यह भी लिखा है, इधर धर्मशाला तैयार होने के बाद एक एक कमरा नालायक बेटों को किराए पर दे दिए जाए। अगर वह हर महीने का किराया ट्रस्ट में जमा कर सकते हैं तो। यह सब सुनते ही तीनों लड़कों के होश उड़ गए। थोड़े दिन बाद ही प्रकाश जी की मृत्यु हो गई। उसके शरीर को एनाटॉमी विभाग के लोग ले गए। लड़कों को कोठी खाली करनी पड़ी। प्रकाश कांति देवी धर्मशाला का निर्माण हुआ। उसकी ट्रस्टी बेटी को बनाया गया। प्रकाश के तीनों बेटे किराए के मकान में आज भी भटक रहे हैं। अंत समय में प्रकाश अपने ही कर्मों का फल भोग रहा था। उसके पिता तो उसे सबक नहीं सिखा पाए, लेकिन उसने अपने बेटे को सबक सिखाकर एक मिसाल पेश कर दी थी। दोस्तों, प्रकाश जी ने यह फैसला लेकर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन
सबसे पहले आपको मिल सकते। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।